नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सास बहू और सेंसेक्स और हमारी महिला व्यूअर्स के लिए बेहद ही खास शो, जहां वो इस शो में आकर लाइव बैठकर अपने पोर्टफोलियो पर राय लेती हैं हमारे एक्सपर्ट्स के, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हो या फिर हो ट्रेडिंग से जुड़े हुए सवाल। तो आप भी शो में आ सकती हैं और आप सवाल पूछने का तरीका जो है बिल्कुल आसान है। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ये शो लाइव भी जा रहा है फेसबुक और ट्विटर पर, तो आप वॉच भी कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। साथ ही #AskAwaz लिखकर अपने सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये है तरीका इस शो में आने का। और फटाफट से एक बार पहले बाजार की चाल को देख लेते हैं, उसके बाद आज के एक्सपर्ट से और आज के अपने व्यूअर्स से आपको मिलवाएंगे। आज मार्केट की शुरुआत जो है वो कमजोरी के साथ हुई। संकेत ग्लोबल मार्केट से अच्छे नहीं थे। जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस रीएमर्ज हो रही हैं वो, प्लस आरबीआई की पॉलिसी, ये कई सारे फैक्टर्स हैं जो बाजार पर अपना असर डाल रहे हैं। आप ये कह सकते हैं मार्केट उससे पहले थोड़ा सा नर्वस हो रहा है। तो खुला तो ठीक मार्केट, लेकिन खुलने के बाद हमने गिरावट हावी होते हुए देखी। अभी दिन के निचले स्तरों को छूकर मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ है, लेकिन अभी भी 17,300 के नीचे निफ्टी फिलहाल कारोबार करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। 100 अंकों की कमजोरी अभी भी देखने को मिल रही है। सिमिलरली आपको सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में, मिड कैप्स में रिएक्शन आते हुए दिखेगा। ऊपर खुलने के बाद तेजी से फिसले और अब वापस थोड़ा थोड़ा रिकवर हुए हैं दिन के निचले स्तरों से। तो ये फिलहाल रुझान बना हुआ है। निफ्टी बैंक अभी भी 325 350 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है 37,655 के लेवल्स पर। मिड कैप्स में भी आपको ½ % के आसपास की कमजोरी आज के सत्र में दिखाई देगी। चलिए, हमारे साथ शर्मिला जोशी मौजूद हैं आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। हमारे साथ 3 महिला व्यूअर्स भी हैं। हमारे साथ निर्मला चंदक हैं कोलकाता से, साथ ही अलवर से पिंकी गुप्ता मौजूद हैं और साथ ही नासिक से प्रज्ञा शरद हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का स्वागत है। शर्मिला जी, पहले तो मार्केट्स पर ही बताइए क्या व्यू है। जुलाई ऑनवर्ड्स और अगस्त के अब तक के जो सेशंस रहे हैं वो फिर भी सेंटिमेंट्स के हिसाब से बेहतर रहे हैं। एफआईएस की खरीदारी लौटती हुई दिख रही है। 15,800 से 17,300 तक की जर्नी भी निफ्टी ने काफी जल्दी तय की। तो अभी व्यू है क्या मार्केट का? ये नई टेंशन फिर से इमर्ज होती हुई दिख रही हैं, तो इसलिए नर्वसनेस हावी हो रही है। क्या व्यू है, क्या सजेशन अपने क्लाइंट्स को इस वक्त दे रही हैं? बिल्कुल, आई थिंक कि जैसे कि आपने कहा कि मार्केट ओवरऑल एक बेहतर लग रहा है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि एफआईएस की जो बिकवाली थी, जो लगातार चली आ रही थी, वो हमें पिछले हफ्ते थोड़ा इस तरह का इंडिकेशन मिला कि एफआईएस हैव टर्न्ड बायर्स। उसके साथ साथ ऑयल के कंसर्न्स और ये सब भी ऐसे लगा, इन्फ्लेशन के कंसर्न्स, इनको भी ऐसे लगा कि हम धीरे धीरे एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन ये जो नई सिचुएशन बनी है उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। और उसके बीच में ये भूलना नहीं चाहिए कि मार्केट्स काफ़ी रैली हो चुके थे। तो आई थिंक फॉर द बिट इट्स अ वेट एंड वॉच, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव ही रुझान रहेगा। लेकिन क्योंकि ये डेवलपिंग सिचुएशन है एंड नाउ वी आर गोइंग इनटू द वीकेंड, मेरे हिसाब से अगले 2 दिन थोड़े इस तरह से रेंज बाउंड रह सकते हैं। बट मेरे हिसाब से मई जितना खराब महीना शायद अब आगे हमें देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि फेस्टिव सीजन भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चालू होगा। उसके साथ साथ जिस तरह से नतीजे आए हैं, मेरे हिसाब से वो काफ़ी उम्मीद से बेहतर रहे हैं। सो वी हैव अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू रियली। लेकिन चिंता, जैसे कि आपने कहा, दिस न्यू सिचुएशन दैट्स डेवलपिंग, उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। और उसके चलते अगले 2 दिन शायद थोड़ा मार्केट इस तरह का वॉलेटाइल या ऊपर नीचे ऐसा रह सकता है। बट आई थिंक द ट्रेड शुड स्टिल बी टू बाय ऑन डिप्स। ओके, तो ये बाय ऑन डिप्स मार्केट है, यही सजेशन है शर्मिला जी की ओर से। लेकिन चलिए अपनी व्यूअर्स के पास अब चलते हैं। पिंकी गुप्ता हमारे साथ अलवर से और साथ ही प्रज्ञा नासिक से मौजूद हैं और निर्मला चंदक कोलकाता से बनी हुई। तो सीधे पहले कोलकाता चलते हैं निर्मला जी के पास। निर्मला जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए मैम अपने बारे में, आप क्या करती हैं, कब से इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, कौन सा स्टॉक आप लेकर आई हैं आज? नमस्ते। एक बार तो मुझे यहाँ CNBC आवाज में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हाउसवाइफ हूँ। मैं करीब 15 साल से निवेश कर रही हूँ। शुरुआत मैंने छोटी छोटी बचत से निवेश करना शुरू किया और जब उनमें प्रॉफिट आया तो इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो फिर मैं अभी IPO भी लगा लेती हूँ, बाईबैक में भी पार्टिसिपेट कर लेती हूँ। ज्यादातर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करती हूँ। इंटरेस्टिंग है, हाउसवाइफ होने के बावजूद 15 सालों से आप स्टॉक मार्केट से एसोसिएटेड रही हैं। तो इन 15 सालों में पैसा बनाया कुछ या नहीं? हाँ, नहीं बनाया है पैसा, बहुत ज्यादा नहीं, हाँ थोड़ा बहुत बनाया है। ओके,
बस सेटिस्फैक्ट्री जर्नी है। ठीक है, बनना चाहिए वही। बिल्कुल बिल्कुल। और काफी चलिए ठीक है, इंटरेस्टिंग है शेयर बाजार तो बताइए। हाँ, इंटरेस्टिंग तो है, स्पेशली जब पैसा बनता है तो और भी इंटरेस्टिंग लगता है और मज़ा भी आता है इन्वेस्टमेंट्स करने में, अपने स्टॉक्स को बढ़ते हुए देखने में। तो ये अलग तरीके का चार्म है जो ऑफर करता है स्टॉक मार्केट। लेकिन बताइए, पहला स्टॉक कौन सा है आपके पास जिस पर शर्मिला की राय लेना चाहती हैं? मैंने टीसीएस खरीदे थे बाईबैक के लिए, और पहले 2 बाईबैक आए थे, उसमें मेरा पूरा शेयर एक्सपेंस वो उसमें चला गया था। अब की बार बाईबैक में कम शेयर गए, तो मेरे पास 58 शेयर है 3650 के भाव से। तो अब मैं इनको और लेके एवरेज करूं या लॉन्ग टर्म के लिए रख लूं, और आईटी सेक्टर में और कौन सा अच्छा शेयर है जो मैं ले सकती हूँ? तो शर्मिला जी, बाईबैक के पर्पज से लिए, लेकिन फिर भी 58 शेयर इनके पास रह गए। 3650 इनका खरीदारी का भाव है, और खरीद के भाव कम कर लें क्या अपना? प्लस आईटी में कोई नया निवेश करना हो तो क्या सजेशन है? पहले तो आई थिंक जैसे कि आपने कहा कि इनकी जर्नी और इनको सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर 15 साल से वो इन्वेस्ट कर रही है, एंड नाउ यू नो नॉट जस्ट इन्वेस्टिंग, लेकिन जैसे कि उन्होंने कहा आईपीओ और दिस टाइप ऑफ स्पेशल सिचुएशंस, बायबैक एक्सेट्रा, उस पर भी उनकी अगर नज़र है, देन आई थिंक इट्स रियली कमेंडेबल। जहाँ तक टीसीएस के शेयर्स की बात है, मेरे हिसाब से वो बिल्कुल जो उनके पास है उसमें बनी रह सकती है, और अगर उनको ऐड करना है तो मुझे लगता है कि जब नतीजे आते हैं ना, तो ये स्टॉक्स हमेशा थोड़े बहुत वॉलेटाइल हो जाते हैं, क्योंकि ये तब मार्केट अभी भी हमने देखा होगा कि उसी समय आईटी सेक्टर भी करेक्शन, आईटी सेक्टर में भी करेक्शन हो रहा था। उसके साथ साथ टीसीएस के नतीजों में मार्जिन्स पर भी थोड़ी निराशा थी, तो स्टॉक करेक्ट हुआ था। तो ऐसे समय पे आप एवरेज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप एवरेज ना करें। मेरे हिसाब से जो शेयर्स आपके पास है वो बने रहे, एंड आई वुड लाइक टू, आई थिंक कि इस तरह के जो शेयर्स रहते हैं ना, वो हमेशा रिटेल इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करते हैं इन द लॉन्ग टर्म। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और वो बिल्कुल जो उनके पास 58 शेयर्स है उनमें टीसीएस में बनी रह सकती है। ओके, तो होल्ड कीजिए टीसीएस को, इन लेवल्स पर भी कोई चिंता की बात नहीं है। आप सीधे चलते हैं प्रज्ञा के पास, नासिक। प्रज्ञा नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए पहले तो अपने बारे में, आप क्या करती हैं, स्टॉक मार्केट में कब आई, कैसे जुड़ी? नमस्ते मैम, मैं प्रज्ञा, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं अभी जनवरी से स्टॉक मार्केट कर रही हूँ। ओके, तो कैसे आया इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में आपका, और कैसे एसोसिएट हुई? शुरू में ट्रेडिंग की आपने जनवरी से, या इन्वेस्टमेंट से ही अपनी जर्नी की शुरुआत की? मैं पहले तो मेरे पति 5-6 साल से करते हैं, उनको देख के और आपका शो देख देख के मुझे इंटरेस्ट Okay. आया कि ये करना चाहिए ऐसा। तो पहले शुरू में कुछ दिन ट्रेडिंग की, और जब इंटरेस्ट आने लगा तो अभी होल्डिंग के लिए और ट्रेडिंग दोनों भी चालू है। अच्छा, चलिए, इंटरेस्टिंग है। तो बताइए, पहला सवाल कौन सा है आपका, किस स्टॉक पर है? मेरा पहला सवाल एसबीआई का है मैम। तो एसबीआई लिया था मैंने, Okay. 487 पे 40 शेयर्स लिए थे। तो अभी जिस हिसाब से बैंक की तो हालत ये है, तो उस इन्वेस्टमेंट हिसाब है से या ट्रेडिंग के लिए लिया? ये होल्डिंग का था, मेरा इन्वेस्टमेंट ही थे। लेकिन अभी जो हालत चालू है, इसलिए ओके, पूछना था कि ये रखूं या प्रॉफिट लेके छोड़ दूं ऐसा। ठीक है, तो वो तो शर्मिला जी बताएंगे। शर्मिला जी, इनफैक्ट एक चीज़ और है, इस शो के जरिए एक चीज़ तो मैंने बहुत ऑब्जर्व की है कि बहुत सारी, मैक्सिमम जो हाउसवाइफ्स हैं वो हमारे शो में पार्टिसिपेट करती हैं, और बहुत अच्छा और एनकरेजिंग है ये कि हाउसवाइफ होने के बावजूद वो स्टॉक मार्केट जैसी में पैसा लगाती है, जिसमें बहुत स्किल्स चाहिए, समझ चाहिए, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट एन ईजी थिंग। तो आप इनके सवाल पर भी राय दीजिए। एसबीआई 487 की बाइंग है, इन्वेस्टमेंट है इनकी, क्या सजेशन? मेरे हिसाब से उनको बने रहना चाहिए। एक तो आई थिंक उनके नतीजे आने वाले हैं 6 तारीख को, तो वी विल वेट फॉर द रिजल्ट्स और देखेंगे कि किस तरह का प्रदर्शन रहता है एसबीआई का, और मेरे हिसाब से ठीक ही रहेगा। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनका 487 का परचेज है, स्टॉक इज एट 530, सो इट्स नॉट बैड। आई थिंक जो 52 वीक हाई है, दैट इज ऑल्सो क्लोज टू 540, 545, 549 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन।
तो बहुत 52 वीक हाई से भी द स्टॉक हैज नॉट रियली कम ऑफ टू मच फ्रॉम देयर. सो यस, आई थिंक कि थोड़े बैंक्स के नतीजे खराब आ सकते हैं, लेकिन एसबीआई से तो उम्मीद अच्छी बनी है मेरी नतीजों के हिसाब से. और उसके साथ साथ अगर आप पूरा पीएसयू बास्केट देखें तो उसमें अगर एक मेरा पसंदीदा स्टॉक है तो वो एसबीआई रहेगा. इट इज़ इंडियाज सॉर्ट ऑफ लार्जेस्ट बैंक इन द पीएसयू स्पेस. तो इसमें उनको ज़रूर बने रहना चाहिए. और जैसे कि आपने कहा कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि किस तरह की जर्नी है. और इनकी एक मुझे खास बात ये लगी कि जो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स है वो पिछले पैंडेमिक में जुड़े, बट शी हैज स्टार्टेड इन जनवरी व्हिच वाज अ रियली डिफिकल्ट मंथ. सो अगेन रियली वेरी कमेंडेबल. मैम मेरा और एक सवाल है. बिल्कुल. पिंक आपके पास आएंगे प्रज्ञा दूसरा स्टॉक पूछने के लिए भी. पहले हमारे साथ एक और व्यूअर हैं, उनसे उनका एक स्टॉक पूछ लेते हैं. अलवर से पिंकी गुप्ता है हमारे साथ. पिंकी जी नमस्कार, स्वागत है आपका. तो बताइए पिंकी, आप अपने बारे में, आपने कब शुरुआत की इन्वेस्टमेंट्स की या ट्रेडिंग की, और कौन सा है पहला स्टॉक? नमस्ते मैडम, मैं पिंकी गुप्ता. मैडम मेरा फर्स्ट स्टॉक है फिनोलेक्स इंडस्ट्री का, और मेरी जो बाइंग है 130 पर है और 200 स्टॉक है मेरे पास. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकती हूँ क्या? और ऐड भी करने का सोच रही है क्या? ऐड में दूसरे शेयर, मेरा और भी क्वेरी है तो वो मैं दूसरे शेयर में जाना चाहती हूँ. ठीक है. तो फिनोलेक्स में एक चीज और बताइए, आपने भाव क्या बताया खरीदारी का पिंकी जी? 130. ओके ठीक है. तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज 135 पर ट्रेड हो रहा है, तो इनके भाव से थोड़ा सा ऊपर है फिलहाल तो. बट क्या सजेशन रहेगा आपका शर्मिला जी स्टॉक पर? आई थिंक वो बनी रह सकती है. फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज जैसे कि हम जानते हैं एक पाइप्स बनाती है कंपनी, और क्योंकि एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ये गवर्नमेंट का रहा है कि हर घर में पानी होगा, तो उस हिसाब से जो उसके लिए पाइप्स इस्तेमाल किए जाते हैं टू कैरी वाटर एक्सेट्रा, उसमें फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज है. तो मेरे हिसाब से आगे चलकर ये पिछले क्वार्टर के नतीजे कुछ खास अच्छे नहीं थे, लेकिन देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनी, और इस तरह से लग रहा है कि आगे चलकर बेहतर प्रदर्शन हो सकता है. वैसे भी उन्होंने काफ़ी ठीक प्राइस पर लिया है, एंड अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो भी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ये प्राइस पर अच्छा लग रहा है. सो आई एम क्वाइट पॉजिटिव ऑन द स्टॉक. आई थिंक उनको इसमें बने रहना चाहिए. ठीक है, तो होल्ड कीजिए आप, यही सजेशन है, आप बेझिझक रख सकती हैं स्टॉक को. चलिए वापस अब चलते हैं निर्मला चंदक जी के पास, कोलकाता से जो बनी हुई है हमारे साथ. निर्मला जी, टीसीएस की चर्चा तो हो गई, अब बताइए दूसरी होल्डिंग कौन सी है आपके पास, क्या जानना चाहती हैं? मेरे पास गोदरेज एग्रोवेट के शेयर है, 100 शेयर है 655 के भाव से. ये मैंने 2018 में लिए थे, तो तब से इसमें लॉस ही लॉस है. ओके. तो अब ये है कि इसमें मैं निकल जाऊं लॉस बुक करके, या थोड़ा वेट करूं. और कुछ इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करने हैं तो कौन कौन से शेयर अच्छे हैं? ठीक है, तो शर्मिला जी, गोदरेज एग्रोवेट में नुकसान बुक करना है या करना है होल्ड? 655 की बाइंग है, और इनको प्लीज 2 स्टॉक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रेकमेंड कीजिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक गोदरेज एग्रोवेट में वो आई थिंक ये लेवल पे ना एग्जिट करे. आई थिंक मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जिस तरह से नतीजे आए हैं और जो वैल्यूएशन है स्टॉक का, द स्टॉक कैन गो बैक टू 580-600 काइंड ऑफ लेवल्स. तो वो लेवल पे वो फिर से स्टॉक को रिविजिट करे और देखे कि किस तरह के से नतीजे और वैल्यूएशंस है, और एक कॉल ले. लेकिन अभी के लिए मेरे हिसाब से बने रहे. जहाँ तक उनके दूसरे सवाल, आई थिंक उन्होंने पहले भी ये पूछा था कि और कौन से आईटी में स्टॉक्स हो सकते हैं. आई स्किप दैट एट दैट टाइम, तो मैं दोनों को साथ में एड्रेस करती हूँ. आई लाइक आईटी एज अ सेक्टर, तो अगर उसमें अगर एक कोई और वो स्टॉक ढूंढ, इफ यू वांट्स टू लुक फॉर अनदर स्टॉक, तो आई थिंक वो HCL टेक हो सकता है इन द लार्ज कैप. और जहाँ तक मिड कैप स्टॉक्स की बात है, आई लाइक LTI विच इज लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक, तो वो एक वो स्टॉक देख सकती है. सो दीज कुड बी 2 स्टॉक्स. और आई थिंक कि उनकी स्ट्रैटेजी काफ़ी, फ्रॉम वॉट एवर आई कैन मेक आउट, काफ़ी ठीक लग रही है, इन द सेंस दैट उनके पास अच्छे और इस तरह से मिड कैप और लार्ज कैप बैलेंस अच्छा उन्होंने बनाया है. सो टू जस्ट गिव हर अ फ्यू अदर स्टॉक्स दैट शी कैन गो विथ. आई थिंक फार्मा एक अच्छा सेक्टर है, तो अगर फार्मा में उनके पास कुछ नहीं है तो शी कैन लुक टू ऐड सन फार्मा.
मिड कैप्स में मुझे इटका लार्ज काफ़ी पसंद है. देयर इज़ अनदर स्टॉक कॉल्ड एमी ऑर्गेनिक्स, वो भी मुझे काफ़ी पसंद है ये लेवल पे. अमंग द सॉर्ट ऑफ न्यू एज स्टॉक्स, क्योंकि वो बिजनेसेस काफ़ी एक टाइम पे चले थे, आई लाइक मैकमा इंडिया. सो आई एम जस्ट थ्रोइंग आउट सम गुड नेम्स जहाँ पर वो पिक एंड चूज कर सकती है. तो इस तरह के स्टॉक्स आई थिंक यस, TCS तो है ही उनके पास, तो आईटी में HCL टेक, बैंकिंग में मे बी ICICI बैंक, इस तरह के स्टॉक्स वो ऐड कर सकती है. ओके, थैंक यू मैडम. ओके, चलिए, तो कई नेम्स आपको सजेस्ट किए गए हैं नई इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से. पिंकी गुप्ता से तो बातचीत हुई. अब फटाफट से प्रज्ञा का दूसरा सवाल ले लेते हैं. प्रज्ञा जी बताइए, एक और स्टॉक है आपके पास, कौन सा है? मैम मेरे पास ETF गोल्ड के 44.70 पे 1000 शेयर है. तो अभी उसमें क्या करना चाहिए? ETF गोल्ड बीज, निपॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज. शर्मिला से पूछ लेते हैं, ये ETF होल्डिंग की बात कर रही है. हम यूजुअली यहाँ पे स्टॉक होल्डिंग्स पर चर्चा करते हैं. तो शर्मिला पास करना चाहेंगे इस क्वेश्चन को? आई थिंक सो. आई थिंक ETF एक हमेशा अच्छी स्ट्रैटेजी रहती है, बट आई डोंट स्पेसिफिकली ट्रैक निपॉन ETF गोल्ड बीज. और मैम SBI में और इंक्लूड करूँ क्या? नतीजों का इंतजार करिए, उसके बाद अगर नतीजे ठीक ठाक रहे तो मे बी यू कैन थिंक ऑफ एडिंग मोर. 6 तारीख को नतीजे है वैसे. ओके, ठीक है. रिजल्ट्स आने के बाद एक डिसीजन ले सकते हैं SBI में और ऐड कर सकते हैं आप, फिर नहीं. अच्छा पिंकी जी, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज पर तो चर्चा हो गई. एक और स्टॉक आप जो लेकर आई हैं, इस पर राय चाहती हैं? हाँ जी मैम, मैं LIC के शेयर के लिए मुझे एडवाइस चाहिए कि मुझे खरीदना है एक्चुअली वो, तो मैं अभी खरीदूं या आई शुड वेट कि और डाउन जा सकता है? ठीक है, इन्वेस्ट करना चाहती हैं LIC में. शर्मिला, क्या सजेशन आपका? अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आई थिंक डेफिनेटली वो इसके बारे में सोच सकती है. लेकिन मेरी राय उनसे, माय ओपिनियन वुड ओनली बी कि आप इसमें एक थोड़ा स्टैगर्ड तरह का बाइंग करें, क्योंकि हमने क्या देखा कि जब से IPO आया है, ये मार्केट का जिस तरह का सिचुएशन था, वहाँ से ये स्टॉक लगातार करेक्ट होते गया. तो ऐसे में ना ये कहना मुश्किल होता है कि व्हेन विल पीपल सॉर्ट ऑफ सेल, की जो उन्होंने लिस्टिंग गेन वगैरह से के हिसाब से लिया था. तो इस तरह के जो इन्वेस्टर्स रहते हैं वो जल्दी एग्जिट करते हैं. तो ऐसे स्टॉक्स को थोड़ा समय देना चाहिए. द लेवल लुक्स गुड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन. बिजनेस के भी जो उनके नतीजे आए, सभी पैरामीटर्स पर उनके नतीजे काफ़ी बेहतर लगे. लेकिन आप अगर बाइंग करना चाहती है तो एक स्टैगर्ड तरीके में बाइंग करें. जो आपको क्वांटिटी लेनी है उसका मे बी 25% अभी ले, एंड स्टॉक को ट्रैक करते हुए इस तरह से आप आपका स्टैगर्ड बाइंग करें. ओके, ठीक है, तो बाइंग कर सकती हैं, लेकिन स्लोली आप बाय कर सकती है. अच्छा पिंकी, एक और स्टॉक है आपके पास जिस पर आप क्वेश्चन पूछना चाहती हैं, तो प्लीज पूछिए जल्दी से. यस, टाटा पावर एंड IRCTC में विच वन इज द बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड लॉन्ग टाइम? बताइए शर्मिला जी, टाटा पावर या IRCTC लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए? एक्चुअली दोनों स्टॉक्स अच्छे हैं. आई ऑनेस्टली लाइक टाटा पावर एट दिस पॉइंट, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बातें की है और उनका बिजनेस ग्रो करने की, उनका बैलेंस शीट जिस तरह से है, और उसके साथ साथ जो नए बिजनेसेस आ रहे हैं EV एक्सेट्रा, उसमें एंट्री लेने की जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, सभी मुझे अच्छा लगता है. प्राइस भी अभी टाटा पावर का अच्छा है. लेकिन अगर आप दोनों स्टॉक्स के बीच में चूज करने के लिए कहे तो आई प्रिफर IRCTC फॉर द सिंपल रीजन कि मुझे लगता है कि जैसे जैसे चीज़ें IRCTC भूलना नहीं चाहिए कि इट्स अ मोनोपोली बिजनेस. जो भी उनके बिजनेसेस है, वेदर इज सेलिंग टिकट्स, वेदर इज वाटर, वेदर इज फूड, तीनों पर उनकी मोनोपोली है. कोविड के दरमियान हमने देखा कि उनका बिजनेस काफ़ी हिट हुआ, क्योंकि फूड वाज नॉट अलाउड टू बी सर्व्ड, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी. वो अब धीरे धीरे दूर हो रही है और हम देख रहे हैं कि नतीजे प्री पैंडेमिक लेवल्स पे आ रहे हैं. जो उनकी स्पेशल ट्रेन्स थी, विच फॉर टूरिस्ट एक्सेट्रा, वो भी इस साल रिवाइव होगी. So this and next year could actually be one of the best years for IRCTC, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कि रिवेंज ट्रैवल भी काफ़ी लोग कर रहे हैं. पीपल आर लुकिंग टू गेट आउट ऑफ देयर हाउस एंड ट्रैवल. जैसे 1-1.5 साल लोगों ने नहीं किया था, तो उसके बाद काफ़ी लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं. तो मेरे हिसाब से, और जो स्टॉक प्राइस भी काफ़ी करेक्ट हुआ था. तो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, आई प्रिफर IRCTC एट दिस पॉइंट इन टाइम ओवर टाटा पावर. ओके,
चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए। टाटा पर IRCTC दोनों ही बेहतर दिख रहे हैं, लेकिन IRCTC बेटर चॉइस लग रही है। शुक्रिया हमारी तीनों ही व्यूअर्स का आने के लिए शो में और अपने स्टॉक्स पर, अपने पोर्टफोलियोज पर राय लेने के लिए। शर्मिला जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन सब की हेल्प करने के लिए और इनको बताने के लिए कि क्या स्ट्रैटेजी इनकी होल्डिंग्स को लेकर होनी चाहिए। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार क्विक मार्केट चेक, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं CNBC आवाज क्विक मार्केट चेक। देखें तो निफ्टी थोड़ा रिकवर तो हुआ है, अभी 17,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, कोशिश कर रहा है बार बार 17,300 के ऊपर जाने की और टिकने की। फिलहाल 17,297 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। एक बार बैंक निफ्टी और मिड कैप्स भी देख लेते हैं, वहां क्या रुझान बना है। और कमजोरी हमने निफ्टी बैंक और मिड कैप्स में भी आते हुए देखी। निफ्टी बैंक अगर देखेंगे तो यहाँ भी आपको 350 अंकों की कमजोरी अभी भी देखने को मिल रही है। मिड कैप्स हालांकि आपको रिकवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिड कैप्स इनफैक्ट आउट परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि अब मिड कैप इंडेक्स सिर्फ 1/4% से भी कम की कमजोरी दिखा रहा है। तो मिड कैप्स में जो रिकवरी है वो ज्यादा शार्प दिख रही है। फिलहाल अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी बैंक, ये रुझान बना हुआ है। अगर आप इनफैक्ट तमाम सेक्टर्स भी देखेंगे तो थोड़ी खरीदारी आपको IT में दिखेगी, मेटल्स में थोड़ी रौनक दिख रही है। इसके अलावा यूटिलिटीज हैं, रियल्टी स्टॉक्स हैं, ऑटो स्टॉक्स हैं, यहाँ सभी स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है। बैंक NBFCs भी दबाव के साथ ही कर रहे हैं ट्रेड। तो ये है फिलहाल NSE स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर, जहां पर गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है कंपैरेटिव टू बढ़ने वाले स्टॉक्स की। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे मिड कैप बाजार का पूरा एक्शन मिड कैप मंत्र में। नमस्कार।